नमस्कार। द पिलर के लिए मैं राजू सिंह सोलंकी और मेरे साथ हैं बिहार के जाने मानी हस्ती, बिग भारत के मुख्य संपादक, पत्रकारिता जगत का अनुभव रखने वाले, साहित्य और संगीत में गहरी समझ और रुचि रखने वाले रवि कुमार जी, जो बिहार की राजनीति पर अच्छी पकड़ और अच्छा लंबा अनुभव रखते हैं। हम बात करेंगे तीनों पार्टियों के बारे में। तेजस्वी यादव ने आजकल सबका तापमान बढ़ा रखा है, मौसम का तापमान गिर रहा है, लेकिन राजनीति का तापमान बिहार में दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तेजस्वी के तीन धमाल चौंकाने वाले तीन घोषणाएं, साथ ही साथ प्रशांत किशोर की और एनडीए की तरफ से की गई घोषणाओं के बारे में, रेवड़ियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो रवि कुमार जी, अब आपसे देखा होगा कि प्रशांत किशोर ने 2 लिस्ट जारी कर दी है और एनडीए की सीटों को तालमेल हो चुका है 101, 101, 29, 6 से करके, किंतु इंडिया गठबंधन का भी सीट बंटवारा का राड़ा अटका हुआ है। जी, सबसे पहले तो बहुत धन्यवाद आपका सर। और निश्चित रूप से जिस प्रकार की सियासी सरगर्मी बिहार में चल रही है, कल ही एनडीए का जो सीट है उन्होंने अपना डिक्लेरेशन किया। 101 एक सीट जो है, 101 बीजेपी के कोटे में और 101 सीट जो है वो जदयू के खेमे में गया। बाकी की सीटें जो है वो एलजेपी में 29 सीट गई है। तो ये तमाम चीजें ये बता रही हैं कि जो सियासी सरगर्मी है वो बहुत तेजी से बढ़ गई है और बिहार जो है एक बार फिर राजनीतिक मूड में आ गया है। अब तेजस्वी से स्टार्ट करते हैं। तेजस्वी यादव ने 3 बड़ी घोषणाएं की हैं। हर घर नौकरी, बहुत बड़ी बात होती है ये। हर घर नौकरी देना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हर घर नल, हर घर जल योजना सरकार की पूर्ण सफल नहीं हो पाई है। हर घर नौकरी क्या सफल होगी, ये बहुत बड़ा वादा देखना होगा। नंबर 2, सवर्णों में सेंध लगाना, विशेष तरह भूमिहारों को आरजेडी में शामिल करना। सेकंड स्टेप बहुत बड़ा, ये मतलब आरजेडी यानी तेजस्वी यादव का दाव खेला है, जो मतलब एनडीए का वोट माना जाता था सवर्ण, उसमें सेंध लगा दिए तेजस्वी यादव ने। और तीसरा है, तेजस्वी यादव ने कहा अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, बिहार का हर व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा, हर बिहारी मुख्यमंत्री मानेगा अपने आप को। तो 3 उन्होंने अपना घोषणाएं की है, इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। और नंबर 2 बात करते हैं जेएसपी, जन स्वराज पार्टी। उन्होंने कहा कि जिस दिन मैं शपथ लूंगा मुख्यमंत्री की, जन स्वराज पार्टी शपथ लेगी, उसके कुछ ही घंटे बाद, कुछ ही दिन बाद शराबबंदी जो बिहार में नहीं है तो लीगल तरीके से खोल दिया जाएगा। और तीसरी तरफ एनडीए ने सीटों के बंटवारे के साथ साथ 10,000 रुपए की जो राशि दिया महिलाओं के खाते में, और करीब 1 करोड़ 20 लाख महिलाओं के खाते में दी है। जो महिला ऑलरेडी शराबबंदी से इंडिया की तरफ झुकाव रहा है, उससे क्या झुकाव पड़ेगा। देखिए, निश्चित रूप से बीच चुनाव में ये अकाउंट पे पैसे देना, ये निश्चित रूप से रेवड़िया संस्कृति को बढ़ावा देने का एक तौर तरीका है। और तेजस्वी जी जो लगातार दावे कर रहे हैं कि हर घर में नौकरी देंगे, ये निश्चित रूप से सार्थक नहीं है, ना सफल हो पाएगा। आपने बताया कि हर घर जल योजना जब सफल नहीं हो पाए तो ये कहाँ से होगा। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में एक फेज होता है जिसमें आप एक लिमिटेशन में किसी चीज को प्रोड्यूस कर सकते हैं। यदि आप इन सारे झूठे दावे को लेकर आ रहे हैं तो समाज और लोग जो है वो समझ जाते हैं कि जो झूठी राजनीतिक दावे हैं ये कितने सफल हो पाएंगे। और निश्चित रूप से इसका लाभ तेजस्वी जी को इस बार के चुनाव में नहीं मिलने जा रहा है। कुछ चीजें हैं जो रूप से सार्थक होंगे, लेकिन जो हर घर नौकरी की वादे हैं या उन्होंने महिलाओं को लेकर जो वादे किए हैं, ये कुछ जमीनी स्तर पर फेलियर हैं और ये सफल होने नहीं जा रहे हैं। इसका लाभ उनको नहीं मिलने जा रहा है। नहीं, दूसरा 2 बातें और रही हमारी। पीके का जो शराबबंदी का जो कहा है उन्होंने, शराबबंदी जो खोल देंगे हम, और एनडीए का 1 करोड़ 20 लाख महिलाओं के लिए खाते में पैसे डाले, और कहा उद्यमिता का स्कीम लाएंगी और स्कीम अच्छी है, 2 लाख रुपए और भी देंगे। नहीं, प्रशांत जी हमेशा से ही अपने विजन के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने तमाम ऐसी चीजों को लेके आया है जिसपे बिहार के लोगों का ध्यान ही नहीं जाता था। बिहार में जब भी चुनाव के समय आते हैं तो तमाम गुमराह करने वाले मुद्दे आते हैं, लेकिन प्रशांत किशोर ने जो भी अपने वादे और मुद्दे को मैनिफेस्टो में शामिल किया है वो निश्चित रूप से एक अलग नजरिया और एक अलग दिशा और दशा तय करे। उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप पे बात किया है। बिहार जो है लैंड और लेबर के माध्यम से जो है वो बहुत संपन्न राज्यों में आता है, लेकिन अभी भी एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है। एक बहुत बड़ा कारण बताया जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर की इशू रहती है, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर इंसिस्ट नहीं हो पाता है। लेकिन गुड गवर्नेंस की जो दावे कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, उन्होंने गुड गवर्नेंस पे ही अपने को स्टेबल किया था और लगातार बिहार में स्थानीय स्वशासन पे या जब भी गुड गवर्नेंस की बात होती है तो मुख्यमंत्री जी को याद किया जाता है, लेकिन उन्होंने भी एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत कुछ नहीं कर पाया। दूसरी तरफ प्रशांत जी इन सारी चीजों को कह रहे हैं तो देखना ये होगा कि प्रशांत जी कितने अपनी बातों को लेकर सफल हो पा रहे हैं। उन्होंने हर एक पंचायत में एक मॉडल स्कूल की बात किया है। उन्होंने नेतरहाट और केंद्रीय विद्यालय जैसे स्कूलों को हर एक पंचायत में बनाने की बात कह रहे हैं कि हम हर एक पंचायत में बनाएंगे। ये कितना सफल हो पा रहा है, ये कितना संभव हो पाएगा, ये निश्चित रूप से जानने की विषय है। और साफ तौर पे ये भी कहा जा सकता है कि प्रशांत जी एक अच्छे विजन
एक गुड लीडर के रूप में भी जाने जा रहे हैं बिहार में। जिस प्रकार की उनकी बातें आ रही हैं, जिस प्रकार के वो दावे कर रहे हैं, बिहार के लोग निश्चित रूप से उन पे भरोसा कर रहे हैं और उन्हें ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा परिचायक, कोई ऐसा नेता या कोई ऐसा व्यक्ति आया है जो हमारे हित के विषय में सोच रहा है, जो हमारे लिए कुछ करेगा। तो देखिए ये कितना सार्थक हो पा रहा है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि जाति पात धर्म बात पर आपने बहुत साल वोट दे लिया, अब विकास में वोट दीजिए। लेकिन जब लिस्ट आई जात पात से भरी हुई थी। जो लिस्ट एनडीए की आनी है, जो लिस्ट इंडिया गठबंधन की आनी है जाति समीकरण के हिसाब से, वही सेम जाति समीकरण प्रशांत किशोर की लिस्ट का है। इसी में आगे बढ़ती हुई बात करते हैं, तो अंतर क्या है प्रशांत किशोर की लिस्ट में, सोच में, और जो सामने दिख रहा है हमें। आप एक बार पुनः अपने प्रश्न को दोहराएंगे, मैं नहीं समझ पाया। प्रशांत किशोर बात करते हैं कि जाति और धर्म के नाम पे 15-20 साल 25 साल से वोट दे रहे हैं, बंद करिए, बिहार के विकास के नाम पे वोट दीजिए। लेकिन प्रशांत किशोर की लिस्ट आती है, कैंडिडेटों की लिस्ट आती है, पूरा उसमें वही चीजें, इंडिया गठबंधन का जाति समीकरण है, उसी हिसाब से जाति समीकरण के आधार पर उन्होंने टिकट दिया है। अलग कहाँ है? देखिए निश्चित रूप से बिहार जो है वो कास्ट पॉलिटिक्स के लिए जाना जाता है। बिहार जैसे राज्यों में आज भी जातिगत राजनीति जो है वो बहुत हावी है। जब भी लोकसभा का चुनाव होता है, लोग अपना एमपी प्रधानमंत्री देख के चुनते हैं, लेकिन बिहार में मुख्यमंत्री कभी स्थानीय प्रतिनिधि को प्रभावित नहीं करता है। मुख्यमंत्री ही स्थानीय प्रतिनिधि के बेसिस पे तय होता है। और जब भी अपने लोकल रिप्रेजेंटेटिव को बिहार के लोग चुनते हैं, जब भी अपना विधायक चुनते हैं, तो निश्चित रूप से ये जरूर देखते हैं कि वो हमारे जाति, धर्म, मजहब, संप्रदाय के हैं कि नहीं। तो बिहार कास्ट पॉलिटिक्स से परे नहीं है। दिल्ली और केरल जैसे राज्यों में बिहार नहीं आता है कि वो विकास के मुद्दे पे वोट करेगा। प्रशांत जी कितना भी कह ले, लेकिन बिहार के लोग जातिगत राजनीति से ना बाहर आ पाए हैं, ना दलगत राजनीति से बाहर आ पाए हैं। और मुझे नहीं लगता है कि अगले 10 साल तक बिहार के लोग जातिगत राजनीति से ऊपर उठ के वोट करेंगे और उन्हें समर्थन देंगे। तो प्रशांत किशोर की बात है, विकास के मॉडल पर कैसे विश्वास करेंगे लोग जब उनके टिकट वितरण में जातीयता दिख रही है, जातिवाद दिख रहा है, धर्मवाद दिख रहा है। देखिए निश्चित रूप से प्रशांत जी जो भी बातें कर रहे हैं उसमें कुछ बातें जो है वो एक गुड विजनरी के रूप में आ रहा है। प्रशांत जी के पास एक ब्लूप्रिंट है। निश्चित रूप से प्रशांत जी जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं बिहार के जेन्युइन मुद्दे हैं। प्रशांत जी बिहार के जेन्युइन मुद्दे पे बात कर रहे हैं और जेन्युइन मुद्दे को लेकर जो लोग आएंगे निश्चित रूप से कुछ सीट तो प्रभावित करेंगे ही और बिहार के लोगों में एक नई चेतना और एक नया उम्मीद तो जागृत करेंगी। नई चेतना, नया जोश जगाया है, नो डाउट युवाओं में बहुत जगाया उन्होंने। एक और तेजस्वी यादव ने मतलब नई घोषणा की है, और वो है कि सेंध लगा दिया सवर्णों में, विशेषतः भूमिहारों में। इसका कितना फर्क पड़ेगा एनडीए और जन स्वराज पार्टी के ऊपर? जब भी स्वर्णों के वोट बैंक की बात आती है तो स्वर्ण जो है वो बीजेपी के कैडर वोटर माने जाते हैं। स्वर्ण जो है हमेशा बीजेपी को वोट करते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर के आने के बाद निश्चित रूप से जो सेंध लगाने की बात आ रही है वो निश्चित रूप से प्रशांत जो है वो बीजेपी के ही वोटरों को काटेंगे। और प्रशांत किशोर के जो पार्टी में जो लोग भी कैंडिडेट हैं, ज्यादातर संख्या में स्वर्ण लोग हैं। अपने पूर्व में भी एक सवाल पूछा था कि प्रशांत जी स्वर्ण मंत्रियों पे आरोप नहीं लगा रहे हैं। प्रशांत जो है वो जातिगत देखकर और जाति जो टिप्पणी है वो मंत्रियों पे कर रहे हैं। तो हमने पूर्व में भी आपको ये बताया था कि मंगल पांडे जो हैं वो उनके जाति के हैं कि नहीं। तो निश्चित रूप से प्रशांत जी एक बार फिर स्वर्णों के ऊपर तो हावी हो रहे हैं और उनके पार्टी में भी जो कैंडिडेट हैं ज्यादातर स्वर्ण देखे जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से स्वर्ण वोटरों पे तो सेंध लगेगा। मेरा प्रश्न तेजस्वी के लिए था। तेजस्वी यादव ने भूमिहार समाज में सेंध लगाई है। सूरजभान सिंह के अलावा महाटनी की सीट के पूर्व विधायक बोगो सिंह, डॉक्टर संजीव और प्रभावशाली भूमिहार चेहरा हैं, उनको तेजस्वी ने अपनी पार्टी में शामिल किया है। अब तेजस्वी यादव के जो कैंडिडेट हैं, चाहे वो सूरजभान सिंह हो या उनके पार्टी में बहुत ऐसे स्वर्ण लीडर भी हैं, जैसे उनके पार्टी में शुरुआती दौर से ही आप देख रहे होंगे जगदानंद सिंह जैसे व्यक्तित्व जो है वो स्वर्ण में रहे हैं। लेकिन फिर भी एक बड़ा तबका जो है वो आरजेडी को वोट नहीं करता है। स्वर्ण कैंडिडेट जो है वो आरजेडी को नहीं वोट करते। उसके पीछे एक कारण भी है कि जब उनके पिताजी मुख्यमंत्री थे बिहार के राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, तो उन्होंने कुछ ऐसी विवादित टिप्पणी दिए थे जिससे खासा वर्ग जो है वो नाराज है। जैसे उन्होंने एक बुरा बाल साफ करो का स्टेटमेंट बहुत ज्यादा फेमस है आरजेडी, इसको लेके तमाम हर एक साल के पॉलिटिकल जो भी उसका स्टडी या पॉलिटिकल कैंपेनिंग होता है उसमें इस बात को दोहराया जाता है कि बुरा बाल साफ करो का जो स्टेटमेंट है वो तेजस्वी जी के पिताजी का रहा है। तो इसलिए खासा वर्ग जो है उनसे नाराज रहता है और चाह के भी आरजेडी की वोट नहीं करता। आपने कहा बुरा बाल साफ कर वाला जो वो था डायलॉग था, उसको हटा करके ही उन्होंने कहा है कि स्वर्णों को अपने साथ लाएंगे। और एक और कहा उन्होंने, उन पर आरोप लगता है तेजस्वी पर जंगल राज। उन्होंने कहा जंगल राज छोड़िए, मेरे रिश्तेदारों छोड़िए, घर परिवार छोड़िए, अगर मेरी परछाई भी गलत काम करती है, मेरी परछाई भी गलत काम करती है, इसको भी नहीं छोड़ेंगे। हमारा राज ऐसा होगा। देखिए पिछले 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में, 20 साल, जितना हम विपक्ष में रहे, सत्ता पक्ष में रहे,
हमारे 70-75 विधायक रहे, कभी कोई गलत काम किया हो बता दीजिए, आगे भी नहीं होगा, ये हम गारंटी देते हैं। तेजस्वी का कहना है, उस चीज को भूलना होगा जनता को। देखिए, जनता 90 की दशक को भूली नहीं है और बिहार के लोग जो भी 90 दशक के परिकल्पना को करते हैं, उसके कल्पना मात्र से उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लगातार तेजस्वी जी ये बोल भी रहे हैं कि जब हमारा जो 90 का शासन था, जो 90 का समय था, वो यदि जंगल राज था, तो बीजेपी क्या मंगल राज लाई है। तो लगातार ये आरोप प्रत्यारोप तो लगे रहे हैं, लेकिन बिहार के लोग इन सारी चीजों को समझ रहे हैं और बिहार के लोग जब भी वोट करेंगे तो विकास पर वोट करेंगे। बिहार के लोग उनको वोट करेंगे, उनको चुनेंगे जो उनके अधिकारों की बात करेंगे, जो उनके मूलभूत आवश्यकताओं को ध्यान में रखेंगे, जो उनके शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और समुचित व्यवस्था पे बात करेंगे। बिहार के लोग उनको वोट करेंगे। इन सारे जुमलों से बिहार के लोग काफी ऊपर उठ चुके हैं और इन चीजों को वो समझ रहे हैं कि उन्हें किन्हें चुनना है और किनको लाने से बिहार में मंगल राज आएगा, वो वही समझ चुके हैं। पहले आपको पता होगी कहते थे रोटी, कपड़ा और मकान, अब दवाई, कमाई, सिंचाई और पढ़ाई, ये सिंचाई, तेजस्वी जी के पिछले साल के दवाई, ये कमाई, पढ़ाई, सिंचाई, इनमें से क्या मुद्दा हावी रहने वाला है? देखिए, निश्चित रूप से दवाई जो है और सिंचाई, ये बिहार का एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि स्वास्थ्य और कृषि, ये बिहार जो है, ये दोनों चीजों को हमेशा अपने पॉलिटिकल स्ट्रेटजी में शामिल रखा है और बिहार के लोग इन दोनों चीजों को बहुत प्राथमिकता देते हैं। क्योंकि जिस प्रकार एक बड़ा तबका जो है किसान वर्ग, वो प्रशांत किशोर के वादे से काफी प्रभावित है। प्रशांत हेल्थ कार्ड जारी कर रहे हैं, प्रशांत जगह जगह कार्ड जारी कर रहे हैं, तो प्रशांत जी के पास जो अपना एक ब्लूप्रिंट है, एक अपना जो सोच लेके वो बात कर रहे हैं, उससे काफी बड़ा एक तबका जो है वो प्रभावित है। लेकिन देखना ये होगा कि क्या प्रशांत जी जो दावे कर रहे हैं, जो वादे लेके समाज में और देश में घूम रहे हैं, क्या वो सफल हो पाएंगे उन सारी चीजों में, या वोट कटवा बन के रह जाएंगे? ये भी एक जांच का और एक समझने का विषय है। मैं महाराष्ट्र और हरियाणा का उदाहरण दूंगा। ये बताया गया कि भाई कांग्रेस जो विपक्ष में है वो घोषणा कर रही है कि 2500 रुपए महिलाओं खाते में देगी, इस तरह बहुत सारी घोषणाएं की थी। तो उन्होंने कहा था जो देगी पता नहीं कब देगी, इन्होंने दे दिया है। भाई कांग्रेस सत्ता में, उसने हमें दे दिया है, इसकी बात मानेंगे ना हम? तो हमें आज भूख लग रही है, आज भोजन मिल गया, आज की बात करो ना आप, कल किसी ने देखा है? तो इस तर्ज पर देखा जाए कहीं ना कहीं एनडीए की स्कीम है 10,000 रुपया वाली, वो सफल होती दिखती है। देखिए, एनडीए जो ये घोषणा की है 10,000 रुपये वाली, ये एनडीए जो महिलाएं हैं, जो नीतीश कुमार के वोटर के रूप में जानी जाती है, साइलेंट वोटर है, एक बड़ी तबका जो महिलाओं का है वो नीतीश कुमार को वोट करता है। लेकिन सबसे बड़ी ये बात है कि चुनाव के बीच में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के इनेक्शन के बाद बीच समय में आप 10,000 रुपये किसी के अकाउंट में दे रहे हैं, तो ये हो सकता है कि एक बड़ा नुकसान एनडीए को पहुंचा सकता है। और जिस प्रकार आपने देखा होगा कि अभी तेजस्वी यादव पर नहीं, जो हरियाणा महाराष्ट्र सफल रहा है, ये हरियाणा महाराष्ट्र में सफल रहा है, हरियाणा महाराष्ट्र में सफल रहा है, लेकिन बिहार में इस बार टोटली फेल होने वाला है। बिहार के लोग इस बार ये 10,000 पे तो वोट करने नहीं जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने जब ये वोटर है, महिला वोटर है, कभी जो युवा थे 15 साल पहले उन्होंने साइकिलें बांटी थी। आज वो जब उनका वोट नहीं था तब भी साइकिल दी थी, तो महिलाओं को ध्यान तब से रखा हुआ है हमने। आगे जब बच्चे आएंगे उनको लैपटॉप भी देंगे, टैबलेट भी देंगे। इन्हें महिला भागीदारी को लेकर तो बिहार में नीतीश कुमार जी शुरुआती दौर से ही काफी एक्टिव रहे हैं और महिलाएं नीतीश कुमार को पसंद भी करती हैं। एक बड़ा रिपोर्ट आया था जिसमें महिला वोटर जो हैं वो मुख्यमंत्री जी को 3 बार से मुख्यमंत्री बनाने में अहम भागीदारी सुनिश्चित की है। लेकिन देखना ये होगा कि एक बड़ा तबका नाराज भी है, क्योंकि जिस प्रकार बीते दिनों आपने देखा होगा कि सड़कों पर लाठियां चली है, चाहे वो छात्रों पर चला हो या महिला शिक्षकों पे चला हो या तमाम तबके पे चला हो। चुनाव के पहले ये सारी चीजें हुई हैं और अब चुनाव के दरमियान आप पटना में मेट्रो का उद्घाटन कर दे, आप महिलाओं के खाता में अकाउंट में पैसे डाल दे, तो ये चीजें लोग नहीं है, इतना जल्दी चीजों को लोग भूलता नहीं है। ये तो इसीलिए आया है, रवैया बांटा जा रहा है ताकि आप लोग लुभावन प्रलोभन में पड़ के और हमें वोट करें। लेकिन जनता इस पर जागरूक है, जनता शिक्षित है और जनता चाहती भी है कि सरकार और सिस्टम में एक बड़ा बदलाव हो, बिहार में एक नई सरकार बने और नया संकेत है। आप जागरूकता की बात बार बार कहते हैं कि बिहार का व्यक्ति जागरूक है, बिहार का किसान जागरूक है, बिहार का युवा जागरूक है। आपको अच्छी तरह पता होगी दिल्ली के चारों तरफ 13 महीने किसान धरने पर बैठे, बिहार की वहां उपलब्धता बिल्कुल ना के बराबर थी। तो जागरूकता कैसे मानेंगे? तो सबसे ज्यादा एमएसपी इन राज्यों में मिलती है, बिहार में सबसे कम एमएसपी मिलती है। और वहां का किसान बहुत संपन्न नहीं है, फिर भी उस धरने में शामिल होने क्यों नहीं आया अगर जागरूक है तो? देखिए, बिहार के किसान जो हैं अभी भी आत्मिक रूप से, आत्मबल रूप से बहुत सफल और संपन्न नहीं है। जागरूक होना और संपन्न होना बहुत अलग चीज है। बिहार के किसानों को आप खुद ही कह रहे हैं कि उनको एमएसपी उचित नहीं मिल पाता है,
वो सक्षम नहीं है कि किसी और राज्यों से अपने पैसे खर्च करके ये धारने में और यहाँ पे इतनी दूर का सफर कर पाए, तो इसलिए भी वो सार्थक नहीं है। लेकिन जागरूक जरूर है, उनको अपना नेता कैसा चुनना है, उनको अपना प्रतिनिधि कैसा चुनना है, इसको लेकर वो बहुत गंभीर है, बहुत सीरियस है। और इस बार के चुनाव में आपको ये चीजें देखने को मिलेगी। आप जब इस बार कहीं बिहार में दौरा करेंगे, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं राजवीर जी, आप जब बिहार में दौरा करेंगे तो मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूँ कि एक बार बिहार के किसानों से बात करें, उनके मन को और उनके मत को जाने कि वो क्या चाहते हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री जी महिलाओं पे तो ध्यान रख रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी कभी बिहार के किसानों की बात नहीं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी कभी उनकी बात नहीं कर रहे हैं जो सड़कों पे लाठियां खा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी कभी पेपर लीक पे बात नहीं कर रहे हैं। बिहार के लोगों को इन सारी चीजों पे बात करना है। बिहार का यदि युवा सड़कों पे भटक रहा है और लाठियां खा रहा है तो ये बहुत शर्म की बात है, इसको सोचने की आवश्यकता है। चुनाव जब आता है तो आप फॉर्म का पैसा 10 रुपए कर देते हैं, 100 रुपए कर देते हैं, लेकिन वो जब आरोप लगता है कि आप पेपर लीक का आरोप लगता है, जब आप जांच का आरोप लगता है, तो उस समय आप कहाँ रहते हैं। तो ये सारी चीजें भी सोचने की विषय है और इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है। नहीं, किसानों की एक बार हम बात करेंगे, धरने की बात करेंगे। सबसे कम एमएसपी मिलती है, तो अपनी जागरूकता क्यों नहीं है? किसान संपन्न तभी होगा जब फसल का लाभ, फसल का जो रेट है उचित मिलेगा उसको। फसल का रेट ही नहीं मिलेगा ढंग से उसको, तो कैसे संपन्न होगा किसान? भाई, किसान सम्मान निधि मिलती है सरकार की तरफ से, उससे संपन्न हो नहीं सकता किसान कभी भी। जब उसे रेट मिलेगा, अच्छा भाव मिलेगा, तभी संपन्न होगा। तो उसके लिए किसान संगठित क्यों नहीं हो पाते, अपनी बात क्यों नहीं रखते सरकार के सामने? युवा रखते हैं, सब लोग किसान रखना चाहिए। लगातार बिहार के किसान जो हैं इन सारी मुद्दों को लेके आगे रहते हैं और गंभीरता से लेके आवाज भी उठाते हैं। लेकिन जिस प्रकार बिहार के 2-3 फैक्टर हैं, मैं आपको एक एक पॉइंट करके बता देना चाहता हूँ कि बिहार में जो है इंटरमीडिएटरीज का जो बोलबाला है, बिचौलिया का, वो काफी ज्यादा हावी हो गया है। दूसरा, एक रिवर्स करप्शन का इशू जो है वो भी बिहार में बहुत है। जैसे सरकार, केंद्र सरकार किसी अमाउंट को डीबीटी करती है, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर सीधे किसानों के खाता में। बिहार में ये रिवर्स करप्शन का प्रचलन है। आपके खाते में आने से पहले आपसे कुछ पैसे ले लिए जाएंगे, ये कह के कि मैं आपके पैसे अकाउंट में पैसे मंगा रहा हूँ। तो एक रिवर्स करप्शन का, एक इंटरफेरेंस ऑफ इंटरमीडिएटरीज का, ये 2 इशू। और तीसरा, एमएसपी। बिहार के लोग जागरूक जरूर अपने प्रतिनिधियों को चुनने में है, लेकिन बिहार के लोग ना ही एमएसपी को, ना ही एमएनपी को, ना ही वो अपने पीपीपी पे, ये इकोनॉमिक चीजों से अभी भी किसान जो है, क्योंकि बिहार के किसान उतने शिक्षित पंजाब और हरियाणा की तरह नहीं है। वो आज भी पंजाब और हरियाणा के किसान जो है वो आधुनिक इक्विपमेंट को इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वो आज भी ट्रेडिशनल फार्मिंग पर भरोसा करते हैं। बिहार के किसान आज भी अपने परंपरागत कृषि पे फोकस करते हैं। तो बिहार के लोग निश्चित रूप से अपने कृषि पद्धति को लेकर बहुत जागरूक नहीं हुए हैं, और इसको जागरूक करने के लिए लगातार सरकार भी इन सारी चीजों को काम कर रही है। टाइम टू टाइम जो है एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कैंपेनिंग शुरू किया जा रहा है। साथ ही कृषि मंत्रालय जो है प्रशिक्षण शिविर भी लगा रही है। तो तमाम चीजें तो हो ही रही है, लेकिन एक बड़ा फेरबदल की आवश्यकता है, एक बड़ी जिम्मेदारी की आवश्यकता है। शासन प्रशासन को समन्वय बना के किसानों के साथ समन्वय करने की और साथ ही वार्तालाप करने की आवश्यकता है। तो बहुत सुधार की आवश्यकता अभी भी बिहार में है, लेकिन किसान जो है इस बार मूड बना चुके हैं, इस बार बड़ा बदलाव करेंगे राजवीर जी। किसान बदलाव कर चुके हैं, ठीक है, किसान बड़ा बदलाव करेंगे, आपको कहना है। आपने एक बात कही, भ्रष्टाचार की बात कही आपने, रिवर्स भ्रष्टाचार की बात कही आपने। और प्रशांत किशोर जी सुन रहा था, उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार आई है, भ्रष्टाचार बढ़ा है इसमें। तो सरकारी नौकरी और भ्रष्टाचार कौन करता है? सरकारी नौकर करते हैं, मानते हैं आप? ये सरकारी नौकर भ्रष्टाचार करते हैं, और सरकारी नौकरी चाहिए सबको, तो जाके फिर भ्रष्टाचार करेंगे। इसमें कोई बात क्यों नहीं करता जो सरकारी नौकरी लगेगी वो भ्रष्टाचार नहीं करेगा? बात क्यों नहीं होती इसके ऊपर? देखिए, भ्रष्टाचार जो है, करप्शन जो है, वो जस्ट लाइक ए कैंसर है, वो लोगों के ब्लड में आ चुका है। करप्शन अचानक से तो खत्म नहीं हो सकता है, लेकिन इसके परसेंटेज में डे बाय डे ग्रेजुअली रिड्यूसिंग किया जा सकता है। भ्रष्टाचार जो है वो कम हो सकता है, लेकिन जड़ से खत्म नहीं हो सकता है। जिस प्रकार भ्रष्टाचार जो है वो बड़ा है, और सिर्फ बिहार की बात नहीं कह सकते हैं, पूरे देश में भ्रष्टाचार पीक। आपने देखा होगा पिछले दिनों एक व्यक्ति, अन्ना हजारे नाम का आदमी, दिल्ली के रामलीला में बैठता है और ओम्बुड्समैन जैसा बिल पास करा चुका है। प्रशांत जी भी भ्रष्टाचार पे लगातार बात कर रहे हैं, और निश्चित रूप से जब प्रशांत जी की सरकार आती है या प्रशांत जी अच्छे बहुमत से आते हैं तो भ्रष्टाचार जैसे चीजों पे नकेल कसेंगे। और अभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी भ्रष्टाचार पे लगातार नकेल कस ही रहे हैं। नहीं, वो स्पष्ट आरोप लगा रहे हैं, सरकार में शामिल थे, वो तो नंबर 2 की पोजीशन पे थे, तब क्यों नहीं भ्रष्टाचार रोकने के लिए कुछ किया उन्होंने? नहीं, भ्रष्टाचार रोकने के लिए लगातार काम चल रही है, तरह तरह विजिलेंस का रेड बढ़ ही रहा है, लगातार रोकथाम हो रहा है। और सोशल मीडिया आने के बाद निश्चित रूप से भ्रष्टाचार तो कम हुआ ही है, क्योंकि सारी चीजों में ट्रांसपेरेंसी आ गई है। यदि किसी को लगता है कि कोई आदमी भ्रष्टाचार में संलिप्त है, तो आपके पास आरटीआई जैसे आर्म्स हैं, आप फाइल करके चीजों को जानकारी ले सकते हैं। आपके पास कोर्ट है, आपके पास तमाम ऐसे तंत्र है, मैकेनिज्म है, जिससे आप जांच करा सकते हैं। तो भ्रष्टाचार बड़ी जरूर है, लेकिन एक तरफ दूसरी तरफ उसका ये भी पहलू है कि बहुत पारदर्शिता भी आया है, बहुत ज्यादा चीजें कम भी हो रही हैं। तो ये तो एक अलग विषय है भ्रष्टाचार का।
इसको रोकने के लिए ये सरकार अलग को विषय कड़ी है। तो आपने ही कहा भ्रष्टाचार, रिवर्स भ्रष्टाचार, और प्रशांत किशोर कह रहे भ्रष्टाचार बढ़ा है, इतना कुछ है। नए जो नौकरी की बात कर रहे हैं, वो नौकरी में लगते ही भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, इसका मतलब कोई तो उपाय होगा, वो न करे भ्रष्टाचार। जो भी नई नौकरी मिले उस बात की गारंटी लेगा, भ्रष्टाचार नहीं करेगा। देखिए, थोड़ा बहुत है ये। नौकरी और भ्रष्टाचार का दूर दूर तक कोई सरोकार नहीं है। एक व्यक्ति जब नौकर कौन करता बनता है है, भ्रष्टाचार फिर? यदि कोई यूपीएससी क्वालिफाई करता है तो एथिक्स और इंटीग्रिटी जैसे पेपर पढ़ के जाता है, और एथिक्स और इंटीग्रिटी वहां जाने के बाद वो भूल जाता है। ये सिस्टम का मार है, और ये सिस्टम के लोग जो हैं उसको करप्ट बनाते हैं। शुरुआती दौर में जो भी जाता है वो बहुत ईमानदार रहता है, बहुत ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करता है, लेकिन सिस्टम की जिस प्रकार के स्ट्रक्चर बन गए हैं, पॉलिटिकल लूपहोल्स बोलिए, एडमिनिस्ट्रेटिव लूपहोल्स बोलिए, तो इससे कारण करप्शन बढ़ रहा है। लेकिन करप्शन को कम करने के लिए सरकार लगातार नियम बना भी रही है, तमाम एजेंसी काम भी कर रहे हैं, और लगातार इन पे नकेल भी, जो लोग पकड़े जा रहे हैं उनको सख्ती के साथ उन पे कड़ी कार्रवाई भी की जा रही है। डिजिटलीकरण से भी कम हुआ, होना चाहिए, भ्रष्टाचार बंद होना चाहिए। बात बिहार को दोबारा आते हैं। अंतिम प्रश्न रहेगा मेरा आपसे, तीनों पार्टी एनडीए, इंडिया गठबंधन और जन स्वराज पार्टी, बहुत कम समय रह गया है, चुनाव होने वाला है, और मैं समझता हूँ कि टिकट वितरण के बाद में सब एक एक करके लिस्ट भी आने वाली है सभी पार्टियों की। कौन सा मुद्दा प्रमुखता से हावी रहने वाला है? मैंने पूर्व में भी आपको ये बताया था कि बिहार के लोग इस बार मूलभूत आवश्यकता पे बात करने के लिए बहुत तैयार हैं। बिहार में पलायन जो है वो सबसे बड़ी समस्या है। साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ये तीनों चीजों को लेकर जो भी पार्टी इस बार उतरती है, बिहार के लोग निश्चित रूप से जातिगत राजनीति से ऊपर उठ के उनको वोट करेंगे और उन्हें ही सूचित सरकार बनाने में मदद करेंगे। तीनों पार्टियों ने मजबूत मैनिफेस्टो की बात की है, जनता तक पहुंचाने के बहुत सारे रास्ते अपनाए हैं। फिर भी क्या लगता है सबसे सफल व्यक्ति तीनों पार्टियों में कौन रहा अपनी बात जनता तक पहुंचाने में? देखिए, जिस प्रकार एक नई पार्टी बिहार में आकर मजबूत विपक्ष के रूप में स्थापित हुई है, मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत रूप से कि बिहार की जनता एक बार उन्हें सुन रहे हैं, और वो एक सफल पार्टी हुए जो अपने वादे और दावे को लेकर बिहार में सस्टेन कर रहे हैं। तो नई पार्टी होने के बावजूद इतनी मजबूती से अपने को स्थापित कर लेना, ये एक शुभ संकेत भी है, और बिहार के लोग इस बार वोट करेंगे उनको, क्योंकि उनके मुद्दे और उनके विचार ये दोनों बिहार के हित में है, बिहार के लोगों के हित में है। ये ओवैसी और तेज प्रताप, लालू के बड़े लाल, क्या डेंट और कहाँ डेंट मारेंगे? ओएसडी, ओवैसी, ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी, असुद्दीन ओवैसी और तेज प्रताप। देखिए, तेज प्रताप तो अपने परिवार से ही बहिष्कार कर चुके गए हैं, और तेज प्रताप को लोग वोट करने नहीं जा रहे हैं इस बार। उन्हें मौका मिला है 25 साल से 30 साल से, जिनके माँ पिताजी दोनों लोग बिहार के मुखिया रहे हैं, और उन्होंने बिहार को क्या किया है आप देख रहे हैं। 90 के दशक आज भी लोग नहीं भूले हैं। जंगल राज के कल्पना से लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो बिहार के लोग इन लोगों को तो वोट करने वाले नहीं है। बिहार के लोगों ने मूड बना चुका है। इस बार फिर से सरकार आने वाली है, और बिहार के लोग उसको जरूर चुनेंगे जो उनके मुद्दे पे बात करेंगे, जो उनको लेकर प्रमुखता से उठाएंगे। असदुद्दीन ओवैसी का क्या रोल रहने वाला है, क्या लगता है आपको? देखिए, लोकसभा चुनाव में उनका रोल रहता है जो भी, लेकिन बिहार में टोटली फेलियर है। और अररिया और किशनगंज जो बिहार के जिले हैं, सीमांचल का एरिया, सीमांचल का। हाँ, सीमांचल का इलाका, उस बेल्ट में असदुद्दीन ओवैसी की अच्छी पकड़ है, और उधर से एक आध दो सीट ला सकते हैं। बाकी टोटली फ्लॉप चलेंगे असदुद्दीन ओवैसी। अंतिम प्रश्न मेरा, युवा नेता है, युवा चेहरा है चिराग पासवान, और उनको सीट भी अच्छी खासी मिली है, 29 सीट मिली है। तो उनकी स्ट्राइक रेट पिछली बार लोकसभा में 100% रही थी, विधानसभा में क्या रह सकती है? देखिए, चिराग पासवान जो है युवाओं का यूथ आइकन बोले जाते हैं, बहुत चार्मिंग फेस के लिए भी जाने जाते हैं। चिराग ने जिस प्रकार काम किया है, या लोकसभा में जिस प्रकार की सीट दर्ज की है, निश्चित रूप से विधानसभा में भी सफल साबित होंगे। और चिराग पासवान को बिहार की युवा काफी पसंद करते हैं, और चिराग बिहार के लोगों की बात करते हैं। उनका एक आइडियोलॉजी, उनका एक ब्लूप्रिंट, उनका एक इनिशिएटिव, फर्स्ट बिहार, बिहारी फर्स्ट, ये सारी चीजें बिहार के लोगों को काफी प्रभावित करता है, और निश्चित रूप से बिहार विधानसभा चुनाव में भी लोकसभा के आसपास का परिणाम लेके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कुमार रवि जी। आपने बताया कि एनडीए हो, इंडिया गठबंधन हो, जन स्वराज हो, तीनों तापमान बढ़ा हुआ है, और बिहार में तीनों दमखम लगा के चुनाव लड़ रही है। भले अभी लिस्ट दो पार्टियों ने जारी की हो, इंडिया गठबंधन की लिस्ट नहीं आई है, लेकिन उनकी जो धरातल पर कैंपेनिंग है पूरी जोर शोर से चल रही है। और बिहार में दिन प्रतिदिन मौसम का तापमान गिर रहा है, लेकिन राजनीतिक तापमान बढ़ रहा है, और ये बढ़ता ही रहेगा। और हम आपसे मिलते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे, और बिहार की सत्ता किस ओर चली इस पर बात करते रहेंगे। बने रहिए द पिलर के साथ। नमस्कार।